सबसे बड़े दंगल में आज की सबसे बड़ी हलचल मणिपुर से। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक दूसरे पर जुबानी हमले किए हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर नागा समझौते पर राय नहीं लेने का आरोप लगाया, तो वहीं अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर में अधूरी योजनाओं का उद्घाटन किया और पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपने जब नागा अकॉर्ड किया था, आपने हमारे चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछा? और जो आपने अकॉर्ड किया है उसके बारे में आपने मणिपुर की जनता को क्यों नहीं बताया? आपने हमें क्यों नहीं समझाया कि इस अकॉर्ड में आपने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है? आपने हमारी इज्जत क्यों नहीं की? यह सवाल आप मोदी जी से जाके पूछिए। और सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह को बुलाकर आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन कराकर इबोवी सिंह की सरकार ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सारी रोड की योजनाएं अधूरी है, सारी पीने के पानी की योजनाएं अधूरी है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर पलटवार किया है। मायावती ने कल कहा था कि चुनाव बाद समाजवादी पार्टी ऑक्सीजन पर चली जाएगी। चुनावी सभा के लिए आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश ने कहा कि मायावती तो लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं। मायावती को खुद ही नहीं पता कि किसने उनके भाषण में ये सब लिख दिया है। मैं समझता हूं उनका आपने भाषण देखा होगा, ये बोला नहीं, उन्होंने पढ़ा होगा। इसलिए पढ़ने वाले ने किसने लिख के दे दिया है ये वही बता सकती हैं। उन्होंने बोला जरूर है लेकिन पढ़ के बोला है। नेताजी नहीं आए तो मैं तो आ रहा हूँ ना। कोई विधानसभा छूटेगी जिसमें हम नहीं जाएंगे? अरे नेताजी ने चीनी मिल दी, आपको नहीं दी? अच्छा, ये एक्सप्रेस वे का पैसा मिल गया, किसानों को नहीं मिला, तो बस संतुष्ट रहिए। जहाँ खड़े हैं वो भी नेताजी का दिया हुआ है और हम आ ही गए मान लो। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मऊ की रैली में कहा कि पीएम अपने हर रैली में भीड़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अगर वो मऊ की रैली को देख लें तो उन्हें ये जनसमूह नहीं बल्कि लोगों का समंदर नजर आने वाला है। आप तो इधर बिल्कुल चिपक चिपक के बैठे हुए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है तो वो जो कुर्सियां बिछती हैं तो वो 10-10 फुट के फासले पर भी कुर्सियां बिछाई जाती हैं और मुश्किल से 20-25 हजार लोग इकट्ठा हुए हैं। और उसको भी वो क्या कह रहे थे कि मैदान छोटा पड़ गया है। और यदि आज आपकी भीड़ को देख लेते तो शायद वो महाराष्ट्र में चले जाते, मुंबई में चले जाते और आपकी भीड़ को देखकर कहते कि ये समुद्र छोटा पड़ गया है। श्री मुख्तार अंसारी जो अभी जेल में हैं, उनके जेल के अंदर रहते हुए भी उनकी गैर हाजिरी में आप उनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। जब वो चुनाव जीत जाएगा तो प्रधानमंत्री को आप लोग बताएंगे कि किसकी जीत हुई है। और जब वो चुनाव जीत जाएगा तो मुख्तार अंसारी के ऊपर मोहर लग जाएगी चुनाव जीतने के बाद कि वो ना माफिया है ना बाहुबली है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने अखिलेश सरकार पर धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। बिजली मंत्री के मुताबिक रोड शो के दौरान बिजली के तारों से उलझते अखिलेश राहुल को पता था कि उनमें बिजली नहीं आती। इस समय यूपी के दंगल में बिजली पर बवाल मचा हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए पीयूष गोयल जी हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। पीयूष गोयल जी, जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं और मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिन्हें शक है यूपी की बिजली पर वो जाकर तार पकड़ के देख लें। वो तो आपने सबने देखा ही कि जब रोड शो पे निकले थे दोनों शहजादे, तब मुख्यमंत्री जी को चिंता ही नहीं थी, तार लटक रही थी, पर उनको इससे चिंता नहीं थी क्योंकि उनको मालूम था उस तार में करंट नहीं है। तो वास्तु स्थिति तो सभी जानते हैं। हमने इसमें कोई राजनीति नहीं की है, हमने हर एक चीज आंकड़ों के साथ जनता के समक्ष पारदर्शिता से मोबाइल ऐप के द्वारा 24 घंटे रखी है। जनता और पत्रकार बंधु उसको देख के खुद आकलन निकाल लें। आखिर ये भी जो मैंने आज डेटा दिया कि चुनाव के पहले की स्थिति और चुनाव के बाद कैसे विद्युतीय
करण में चुनाव के पहले लोगों को बिजली दी जाती है, जिस दिन चुनाव खत्म होता है उस दिन से बिजली की कटौती शुरू होती है। ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे लगता है राज्य सरकार और अखिलेश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। जाति और धर्म के आधार पर क्या राज्य सरकार भेदभाव कर रही है, ये आरोप सही है? इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं इसके पीछे? स्वाभाविक है, राज्य सरकार इस पे बहुत गलत काम कर रही है। इस प्रदेश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव विद्युतीकरण में हो रहा है और इसकी अभी मैंने जानकारी मुरादाबाद की एक माननीय सांसद की कंप्लेन पे जो कमेटी निर्धारित होकर गई थी उसकी पूरी जानकारी अभी आपके समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि धर्म पे भेदभाव हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग पैसे लेके बिजली पहुंचा रहे हैं और गुणवत्ता बहुत खराब है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में पूर्वांचल जीतने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए एक और चर्चित चेहरा प्रचार में कूद पड़ा है। अति पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को आगे किया गया है। न्यूज 18 इंडिया ने अनुप्रिया पटेल से कई मुद्दों पर बात की। कितने ही काबिल हो। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से वाराणसी की सियासी अहमियत काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने वाले वाराणसी पर सभी सियासी दलों की नजर है। यही वजह है कि बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अति पिछड़े पटेल समाज से ताल्लुक रखने वाली अनुप्रिया की अहमियत बीजेपी को भी पता है। पूर्वांचल में कुर्मी वोटर भी एक बड़ा फैक्टर है, जो वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में खासा प्रभाव रखते हैं। ओबीसी जातियों में यादव के बाद कुर्मी ही दूसरी सबसे बड़ी जाति है। बीजेपी ने कुर्मी वोटरों को लुभाने के लिए अनुप्रिया पटेल को आगे किया है। यही वजह है कि वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर हर सुबह यह हेलीकॉप्टर अपने पायलट के साथ अनुप्रिया पटेल का इंतजार करता दिखता है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में न्यूज 18 इंडिया पर हम लगातार आपको राजनीति के कई बड़े चेहरों से रूबरू करा रहे हैं और आज हमारे साथ इस चुनावी कैंपेन पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया पटेल जी, क्या प्रोग्राम है आज आपकी रैलियों का और कहां कहां हम चलने वाले हैं? आज हम जौनपुर और वाराणसी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे। मछली शहर, पिंडरा, ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहां पे हम जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जनता से संपर्क करेंगे। यहाँ से हम अनुप्रिया जी के साथ में उड़ेंगे इस चुनावी उड़न खटोले पर और हमारी ये चुनावी यात्रा शुरू होगी। रैलियों को कवर करने के साथ साथ अनुप्रिया जी से कई अहम सवाल पूछे जाएंगे, उनके जवाब तलाशे जाएंगे। अनुप्रिया की पार्टी अपना दल गठबंधन की केवल 11 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद अनुप्रिया हर दिन 4-6 रैलियां कर रही हैं और जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार शामिल है, जिसके लिए बीजेपी ने बाकायदा अनुप्रिया को चुनाव प्रचार के लिए अलग से हेलीकॉप्टर दिया है। पहला कारण तो ये है कि मैं सहयोगी दल की नेता हूँ, मुझे पूरे प्रदेश पे दौरा करना है, तो वो बाय रोड नहीं हो सकता, इसलिए चॉपर तो चाहिए ही। और दूसरा कारण ये है कि अनुप्रिया पटेल इज द यंगेस्ट मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो क्या होता है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो लाइक अ फैमिली। जो परिवार में सबसे छोटा होता है उसको थोड़ा सा पैम्परिंग ज्यादा की जाती है तो ज्यादा लाड़ दुलार है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान अनुप्रिया का सियासी उत्साह भी दिखता है। अब तक करीब 50 रैलियां कर चुकी अनुप्रिया पटेल यूपी में मोदी लहर होने का दावा करती हैं। अब कम ज्यादा का जो सवाल है वो अब पीछे छूट चुका है। हम गठबंधन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हमारे गठबंधन की, अपना दल और भाजपा गठबंधन की सरकार बने। और मैं सहयोगी दल की नेता हूँ, इसलिए मेरी जो 11 सीटें हैं उन पर तो मैं प्रचार कर ही रही हूँ। उससे ज्यादा हमारे सहयोगी दल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं हर सीट पर प्रचार कर रही हूँ। और जिस तरीके से जनता का रुझान मैं देख रही हूँ सभाओं में, मुझे पूरा विश्वास है कि हम 300 के पार जा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। हालांकि इसके बाद अनुप्रिया और उनकी मां कृष्णा पटेल में पार्टी पर कब्जे के लिए राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। इस चुनाव में भी मां बेटी की पार्टियां अलग अलग चुनाव चिन्ह पर कई सीटों पर आमने सामने हैं, जिसमें वाराणसी की रोहनिया सीट भी शामिल है। रोहनिया विधानसभा सीट अपना दल की पारंपरिक सीट मानी जाती है, जहां से अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल चुनाव मैदान में है। हालांकि अनुप्रिया अपनी मां से तल्ख होते रिश्तों से इनकार करती है। हो सकता है कि उन्होंने नाराजगी में कह दिया हो, माँ और बेटी का रिश्ता कभी टूटता नहीं है, कभी बदलता नहीं है। मेरे लिए माँ है, माँ रहेंगी, उनसे प्यार करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, हमेशा करूँगी।
करीब 20 मिनट की उड़ान के बाद अनुप्रिया का हेलीकॉप्टर वाराणसी जिले के पिंडारा विधानसभा क्षेत्र में उतरता है। हेलीकॉप्टर से बाहर उतरते हुए अनुप्रिया की नजर भीड़ पर पड़ती है, जिसके बाद वो गर्मजोशी के साथ मतदाताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ाते हुए तेज कदमों के साथ मंच की तरफ बढ़ती हैं। वहां माइक संभालते ही वो सबसे पहला सियासी हमला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर ही करती हैं। 2004 से 14 के बीच के घोटाले गिनाना नहीं चाहती, आपको याद होंगे आपको। और ये दूसरे उनके छोटे भाई हैं जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया है, और 2 लुटेरे एक साथ आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि चोर 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 चोर। तो ऐसे मौसेरे भाइयों को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। इसके बाद जौनपुर में एक और चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद अनुप्रिया का हेलीकॉप्टर दोबारा वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट का रुख करता है। शाम हो चली है, चुनाव प्रचार की थकान भी अनुप्रिया के चेहरे पर दिखने लगी है। यही वजह है कि वो चाय की दुकान पर रुकती हैं। चाय की दुकान चलाने वाली बुजुर्ग महिला अनुप्रिया पटेल की शख्सियत से अनजान है। यही वजह है कि वो बिना वक्त गवाए चाय बनाने का पतीला चूल्हे पर चढ़ा देती है। चाय के पतीले में उबाल आने में वक्त है। इसी का फायदा उठाते हुए अनुप्रिया आसपास की विधानसभा सीटों पर चल रहे सियासी पारे की टोह लेती हैं। सब बढ़िया है, बेकार है, सब बेकार है। कौन वाला प्रत्याशी बढ़िया है? बाहर से कोई वोट मांगने आया? आपसे कोई वोट मांगने आया प्रत्याशी? कोई नहीं आया। किसको वोट दोगे? आएगा उसको दोगे? आ जाए उसी दे दोगे। चाय का कप पकड़ते ही अनुप्रिया पटेल हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी को वाराणसी की चाय की अहमियत भी समझाने लगती है। हालांकि इस दौरान वो जिले की चाय को पीएम मोदी की चाय करार देने से भी नहीं चूकती। चाय पे चर्चा, अब जब भी आप लोग बैठते होंगे तो मोदी जी की चाय की चर्चा तो याद आ ही जाती होगी। मतलब मोदी जी की चाय तो आज मुझे लगता है कि देश के हर कोने में जो भी चाय बेचता है वो मोदी जी की चाय बेचता है। ये चाय कौन सी है? ये भी मोदी जी की चाय है। तो ये मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, तो उनकी चाय तो यहाँ सबसे पहले मिलेगी। चाय से थकान मिटाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपनी गाड़ी में सवार होती हैं, जिसके बाद समर्थकों के नारों के साथ अनुप्रिया पटेल का चुनाव प्रचार थम जाता है। यूपी में मतदाताओं को नकली और शराब से लुभाने का खेल इस बार सबसे ज्यादा खेला जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जब्त की गई नकदी, शराब और ड्रग्स के आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। यूपी में चुनाव में 5वें चरण के चुनाव तक 115.43 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। आपको बता दें 20.65 लाख लीटर शराब पकड़ी गई है। इन सब के अलावा 7.92 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। 2012 विधानसभा चुनाव से इसकी तुलना की जाए तो आपको बता दें कि उस समय 36.29 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। वहीं 3073 लीटर शराब पकड़ी गई थी। इसका मतलब ये हुआ है कि यूपी चुनाव में 5वें चरण तक 2012 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रुपए पकड़े गए हैं। 2012 के मुकाबले 650 गुना ज्यादा शराब पकड़ी गई है। इस बार 7.92 करोड़ की ड्रग्स भी पकड़ी गई है। बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही होंगी आपको। इधर पूर्वांचल की तरफ रुख कर लेते हैं। पूर्वांचल यानी यूपी की सत्ता की चाबी। कहते हैं कि 170 सीटों वाले पूर्वांचल पर जिसका कब्जा होता है उसे ही यूपी का ताज मिलता है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया भी उनके रोड शो में शामिल हुआ और कई मुद्दों पर उनकी बेबाक राय जानी। बीजेपी ने पूर्वांचल में पार्टी के नैया पार लगाने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों को कमान सौंपी है। चंदौली से सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी लगातार बीजेपी उम्मीदवारों के लिए रोड शो कर रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी 2/3 बहुमत से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। चारों तरफ भाजपा मय उत्तर प्रदेश हो चुका है। पूर्वांचल आते आते यह आंधी और तूफान नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और तेजी से बढ़ेगा। सपा बसपा गठबंधन, लूटपाट की राजनीति करने वाली मायावती पूरी तरह ध्वस्त होगी। सैकड़ों समर्थक और गाड़ियों के काफिले के साथ महेंद्र नाथ पांडे सड़क पर उतरे हैं।
इस उम्मीद के साथ कि मेहनत रंग लाएगी और पूर्वांचल में पार्टी की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन सड़क के गड्ढे परेशानी बढ़ा रहे हैं और अखिलेश की सरकार पर वार करने का मौका भी दे रहे हैं। ये अखिलेश रोड का जो काम बोलता है, वो काम रोड पर कितना झटका दे रहा है, कितना गचका दे रहा है, ये आपको अच्छी तरह एहसास हो रहा है। यहाँ तो कई रोडों पर डॉक्टरों ने बताया है कि इस रोड से चलना बंद कर दीजिए वरना न्यूरो का प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, महेंद्र नाथ पांडे, राहुल और प्रियंका पर भी जमकर तंज कसते हैं। अपने बच्चों को फुल ट्रायल पर डाल दिया है कि यह पास होता है कि नहीं होता है, और वो बच्चा शुरू से अपनी हर कक्षा में फेल होता रहा है। किस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? नहीं, वही जो राहुल गांधी। प्रियंका तो शोभा की वस्तु है, वही राहुल गांधी जो फटे हुए पॉकेट दिखलाता रहता, उसी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी आपकी नजर में बच्चा है? नादान बच्चा है, असफल बच्चा है, समझदार नहीं है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े, राजनीतिक दल एक दूसरे पर बयानों के तीखे तीर चला रहे हैं। यूपी का चुनावी गणित गधों और कसाब के भरोसे हो गया है। इसके लिए भी महेंद्र नाथ पांडे विरोधियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है, वो गधों की भी ब्रांडिंग करके राज्य का टैक्स और राजस्व बढ़ा रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के राजस्व, जो जनता की गाड़ी कमाई से वसूला पैसा, उससे इटावा की अप्राकृतिक लायन सफारी में शेरों को ला करके और वह उत्तर प्रदेश के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये कसाब है। कत्लेआम करने वाली, दंगा कराने वाली, गौ हत्या कराने वाली, तो इनको कसाब न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। पूर्वांचल जीतने की कवायद में लगी बीजेपी के लिए मुश्किलें भी कम नहीं हैं। पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी समेत कई सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर नेता और कार्यकर्ता बगावती तेवर दिखा रहे हैं। खुद महेंद्र नाथ पांडे समेत कई दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को इस बगावत को थामने में लगाया गया है। आप भाजपाई कार्यकर्ताओं के तेवर और तासीर को जरा इस तरह समझिए। जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के आ जाता है, चाहे वो सांवला हो चाहे वो गोरा हो, स्वागत गीत गाया जाता है कि मेरा बनना लाख का, मेरा बना 1.25 लाख का। भाजपा का जो सिंबल लेके आ गया, सारे कार्यकर्ता उसके लिए जुट गए हैं, चुनाव जीत के दिखाएंगे। और इसी के साथ ही आज की हलचल में बस इतना ही।